हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। हम बात कर रहे हैं CUET डोमेन सब्जेक्ट खास तौर से अकाउंटेंसी के बारे में। आई एम गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ उसमें मैंने न्यूमेरिकल पैटर्न के क्वेश्चंस भी रखे हैं, बिकॉज आप देख सकते हो जब आप मॉक पेपर को चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कैलकुलेशंस करने हैं। तो CUET का एग्ज़ाम इज़ नाउ ऑलमोस्ट नियर, और एक जो सेट था क्वेश्चंस का वो हो चुका है ऑलरेडी। एक सेट ऑफ पेपर जो है कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो चुका है, एंड देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग, एंड दिस इज़ योर चांस वेयर यू कैन गेट योर बेस्ट। तो आप कोशिश ये करिए कि आप इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, डू सब्सक्राइब, बिकॉज यू विल गेट नंबर ऑफ वीडियोज़ विद रिलेशन टू CUET एग्ज़ाम। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का, देन इंग्लिश, देन वी हैव लॉजिक रीजनिंग, तो बहुत सारे आपके लिए वीडियोज़ इस पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए मॉक टेस्ट पेपर्स। तो जो साइट है CUET.samarth.nic.in, इस पे आपको बहुत सारे मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। आई हैव शेयर्ड यू द स्क्रीनशॉट कहाँ से आप उसे लॉगिन कर सकते हैं, एंड ऑल द क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल। बट ये CUET का जो साइट है वो खुद ये कहता है कि जो पैटर्न इस पर वो डिस्प्ले कर रहे हैं, इट्स नॉट 100% श्योर कि आपको वही पैटर्न पे पेपर मिलेगा। इनफैक्ट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो भी सिलेबस दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उतना ही रिस्ट्रिक्ट होके आएगा। द सिलेबस कैन बी फ्रॉम एनीवेयर एल्स एज वेल। तो आपको एकदम ही ब्रॉड हॉरिजॉन के तौर पे तैयारी करनी है, हर चीज़ की इन डेप्थ तैयारी करिए। मेन तो यू शुड बी नोइंग द NCERT जो भी सब्जेक्ट है, बट इन केस आप GK की तैयारी कर रहे हैं तो नेचुरली आपको कहीं से ही पढ़ना होगा। दूसरी खास बात यह है जो मैं अभी आपको यही बताई थी, इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस मे इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन टॉपिक्स विच माइट नॉट बी इन द सिलेबस इंक्लूडेड इन सिलेबस फॉर क्लास 12th। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी आएगा। नेचुरली वो चीज़ें हो सकती हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेट कर रही हों, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके उस डोमेन को रिलेट करते हों बट करंट नॉलेज से भी रिलेट कर रहे हैं। जैसे अकाउंट्स में कुछ नया आ सकता है, बिजनेस जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ नया हो सकता है, इकोनॉमिक्स में जो कुछ नया करंट चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो NCERT विल बी द कोर थिंग, बट देयर कैन बी फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपके NCERT से डोमेन से खास तौर से रिलेट ना करते हो, बट दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा। सो आई हैव ऑल्सो गिवन फ्यू कॉम्पिटिटिव पेपर्स। तो जब ऑनलाइन पेपर आप देते हो तो इनफैक्ट ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आई वुड सजेस्ट यू कि ये इनफैक्ट ईजी होता है। ईजी इसलिए है क्योंकि आपको इसमें कोई पेपर्स को शफल नहीं करना। आपके सामने आप यहाँ पे पैलेट देख सकते हो, इस तरह से पूरा पैलेट बना होता है। ऑल द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्लेड होते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू पुट सेव एंड क्लिक, उस तरह से आपको सेव करना है, क्लियर रिस्पॉन्स करना है, आपको आंसर चेंज करना है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मोर ओवर आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, कौन सा क्वेश्चन अभी रह गया है विच इज़ अनआंसर्ड, सो यू कैन चेंज द क्वेश्चन एज वेल। आप किसी क्वेश्चन को दोबारा रेफर करना चाहते हो, मे बी यू हैव गिवन ऑप्शन A एज द आंसर, बट यू फील कि थोड़ी देर में शायद आप इसके आंसर चेंज कर सकते हो, बट व्हेन यू जंप टू द अदर क्वेश्चन यू फॉरगेट कि आपने एक क्वेश्चन को मार्क किया था। तो यहाँ पे वो मार्किंग भी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, बट मेक श्योर कि आप उसे सेव करके आगे फॉरवर्ड कर दो। मोरओवर एट सम सेंटर्स यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ शीट इन केस यू वांट टू डू सम कैलकुलेशन वर्क, तो उसके लिए आपको शीट प्रोवाइडेड होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट यू शुड कैरी वन ID प्रूफ विद यू। ओके, सो वॉट एवर ID प्रूफ जो भी आपने फोटो अपने उस पर एडमिट कार्ड पे सेंड करी है, सेम फोटो वाला ही ID प्रूफ इज़ अ बेटर ऑप्शन दैट यू टेक इट, एंड ऑल्सो यू टेक वन फोटोग्राफ इन केस दे नीड इट समवेयर। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये आप अगेन CUET समर्थ जो साइट है उस पर आप देख सकते हो, उन्होंने पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं, द मेजॉरिटी दैट यू कैन फाइंड आउट। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड ईच वन ऑफ यू टू गो टू दैट साइट एज वेल, चेक आउट ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन दैट यू नॉट श्योर ऑफ यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गो टू दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जो आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स आई विल प्रोवाइड। मोर ओवर आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग द रीजन बिहाइंड दैट आंसर। तो इस तरह से अच्छा होगा, आप एक बार उस CUET साइट का पूरा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको रिलेट करते हुए उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अगेन इन दिस सेक्शन ऑल्सो उन्होंने यही बताया है हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर, व्हाट आर द पैटर्न्स, जिस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक और खास चीज़ जो मुझे लगा आपको मैं बता दूं, दैट इज़ हाउ टू आंसर। खास तौर से आप देख सकते हो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई थी, इन द क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली। नोट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर। आप ये सोचिए कि आपने इधर क्लिक कर दिया तो आंसर सेव हो गया, बिकॉज यू पीपल आर अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम। देयरफॉर अगेन आई एम टेलिंग यू, आप ज़रूर उसे सेव एंड
क्लिक करिए, देखिए उसमें लिखा हुआ है क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर। इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड, यू हैव जस्ट सो और आपने वहाँ पे टिक कर दिया, फिर आप अगले क्वेश्चन पे जंप कर गए, फिर आपने पैलेट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकाल लिया, फिर आपने वहाँ पे उसे सिर्फ हाईलाइट कर दिया, तो वहाँ से आपका आंसर सेव नहीं होगा एंड लेटर ऑन यू माइट रिपेंट कि भाई मैंने सेव नहीं किया था। सो मेक श्योर दैट यू डू सेव एंड नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो सेव एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर टू द करेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको लगता है बाद में से रेफर करने वाले हैं। Okay, now we're coming on to the first question of accountancy. I've covered major questions and I'll prefer again in the same way like we do before. मैं चाहूँगी पहले आप क्वेश्चन को समझें, अपने लेवल पे आंसर करें, then I'll give you 5 to 10 seconds to answer that. Also have a reason in mind. See your, though I understand कि आपका क्वेश्चन पैटर्न में सिर्फ ABCD में से आपको मेंशन करना है, बट जब आप ABCD में से हाईलाइट करते हो कि आपको कौन सा आंसर लग रहा है, यू डेफिनेटली हैव अ रीज़न बैक ऑफ योर माइंड कि इसका आंसर ये क्यों होगा। Yes, so the first question is, out of the following which is unrestricted fund? Option 1 है annuity fund, second है sports fund, third है capital fund और fourth है endowment fund. Okay, so 5 to 6 seconds आप ले लीजिए, आप इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। Okay, so the correct answer, if you can understand, the correct answer is C, capital fund. अब देखो बाकी जो फंड्स हैं they are being made for some specific purpose, वो एक खास पर्पस के लिए बनाए गए हैं, वही फंड है। जबकि जो कैपिटल फंड है वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, उसका कोई खास पर्पस आपका नहीं है, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है और इसको हम दूसरा नाम जो है दैट इज़ जनरल फंड। सो वट एवर इंटरेस्ट वी रिसीव ऑन कैपिटल फंड इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द इनकम साइड। ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल फंड पे, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन दी इनकम साइड, बिकॉज इट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ रिसीव्ड। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. The second question says that income and expenditure account is prepared on the basis of. तो ये आपका ऑलरेडी चैप्टर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आप उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, मिक्स्ड बेसिस फॉर अकाउंटिंग और एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगेन यू कैन चेक कि ये आपका बेसिक पोर्शन है जो कि क्लास 11th में कवर होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल, मिक्स्ड और एनी ऑफ द अबव। टेक 5 to 10 seconds, आंसर। Yes, so the correct answer is B, that is accrual basis of accounting. अब accrual basis होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो बनता है कैश बेसिस से, मतलब उस चीज़ की एंट्री के साथ साथ उसका कैश रिसीव भी होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ये कैसे बनता है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। जिसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे जब वो ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है, रादर देन जब वो पेमेंट रिसीव हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या है, कैश बेसिस से एंट्री होती है। वेराज जब हम बात करते हैं अक्रूवल बेसिस की, अक्रूवल का मतलब है जब उस चीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे उसी समय आपको उस चीज़ का पेमेंट जो है मिला है या आपने पेमेंट किया है, मे बी द पेमेंट इज़ डन आफ्टर 3 months, तो भी हम उसे अक्रूवल बेसिस के हिसाब से विल पुट द एंट्री 3 months बिफोर। ओके, नाउ अगेन आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कॉलेज के भी वीडियोस जो आपके बीकॉम के होंगे, जो आपके फर्स्ट ईयर के वीडियोस हैं, ऑल आई विल बी कवरिंग हियर। सो मेक श्योर इन केस यू हैव नॉट शेयर द चैनल, प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स, बिकॉज CUET आपको यहाँ पे कवर मिलेगा। मोर ओवर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ हियर, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, क्लास 11th and 12th, ऑल आई एम ट्राइंग टू कवर। मेजॉरिटी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। देन वी हैव GK एज वेल एज योर पर्सनैलिटी, क्योंकि आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत बार आप देखोगे आपकी मे बी नॉलेज इज़ गुड, बट देन आप किस तरह से लोगों को फेस करते हो, हाउ टू हैंडल इंटरव्यूज़, हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स, उनके लिए इट्स बेटर कि आपको पर्सनालिटी को डेवलप करना ज़रूरी है। ओके, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? सब्सक्रिप्शन फॉर द अकाउंटिंग ईयर, इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, अक्रूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर या मिसलेनियस रिसीप्ट। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? टेक 5 to 10 seconds एंड आंसर द करेक्ट आंसर।
ओके, आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर. मैं ये चाहती हूँ कि आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें विद द राइट रीजन व्हाई यू हैव टेकन द आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ मेंबरशिप फीस विच इज रिसीव्ड बाय द एनपीओ इज अकाउंटेड एज. ये जो लाइफ मेंबरशिप फी होती है जो कि एक एनपीओ को मिलती है, ये इसमें से हम इसे कैसे अकाउंटेड करते हैं? ये एक रेवेन्यू रिसीट है या एक कैपिटल रिसीट है, ये एक असेट है या ये मिसलेनियस रिसीट में आता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आई गेस ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर क्लियर होगा. इफ़ नॉट, मैं इसका रीज़न भी आपको दूंगी. सो इन चारों में से लाइफ मेंबरशिप फी किस में आता है? इट इज़ रेवेन्यू, कैपिटल, असेट और मिसलेनियस. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दैट इट इज़ ऑफ अ कैपिटल नेचर. कैपिटल नेचर क्यों है? बिकॉज ये सिर्फ एक बार ही आपको साल में रिसीव होता है. इट इज़ रिसीव्ड वंस फ्रॉम अ मेंबर एंड दैट्स वाई इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड इज एडेड इन द कैपिटल. तो लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में इसे हम रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल का जो अमाउंट होगा उसमें हम इसे ऐड कर देते हैं. ये सिर्फ वन टाइम रिसीविंग है फ्रॉम अ मेंबर, देयरफॉर इट इज़ टेकन एज अ कैपिटल नेचर. हम इसे रेवेन्यू नेचर में इंक्लूड नहीं करते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. यस, नो कैश ट्रांजैक्शन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम. नो कैश ट्रांजैक्शन किस में नहीं होते हैं? पीएनएल अकाउंट में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में. दोबारा आई एम रिपीटिंग, नो कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस को हम विल बी एक्सक्लूड कर देते हैं. पीएनएल अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है एंड बैलेंस शीट. सो आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर. यहाँ पे करेक्ट आंसर इज दैट इट इज़ रिसीप्ट एंड पेमेंट. इसमें जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. Okay, coming on to the next question which is question number 6. In the absence of a partnership deed, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव. इनमें से क्या चीज़ पार्टनर्स को नहीं मिलती है? कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है या ऑल ऑफ द अबव. सो इट्स वेरी लेस टाइम आई गेस. अब आपको और अच्छी से तैयारी करनी है इन केस आपको ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. इफ़ यू आर गेटिंग थ्रू, वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी बुक्स को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करें. एनी टॉपिक दैट यू नॉट श्योर, मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल वर्क ऑन दोज टॉपिक्स एंड प्रोवाइड यू वीडियोज़ with respect to those specific topics. So answer this in 5 to 6 seconds, please. Yes, so the correct answer is all of the above. अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बता रही रिगार्डिंग कि पार्टनर्स को क्या इनमें से रिसीव होगा, क्या नहीं होगा, तो इनफैक्ट पार्टनर्स को इन तीनों ही चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिलेगा. ना कमीशन मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, सो पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड. एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ पार्टनरशिप डीड का ही, कि इसका दूसरा नाम क्या है? हम इसे और क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो इसको आप ट्राई करिए 5 सेकेंड्स. Yes. So the correct answer is not articles of association. I hope you know articles of association और memorandum of association के बीच का difference आपको पता है. If you know it, please do mention there in the comment box. The correct answer here is articles of partnership. Okay? तो इसे principles of partnership ना बोल के हम इसे articles of partnership बोलते हैं. एक partnership deed का दूसरा नाम is articles of partnership. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, इसको आप देखिए. मिस्टर अखिल, मिस भव्या एंड मिस क्लारा आर पार्टनर्स. 3 लोग पार्टनर्स हैं. रिटायरमेंट ऑफ अखिल, अखिल का रिटायरमेंट होता है. द गुडविल दैट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज 44,000 विल बी रिटन ऑफ. अब गुडविल को राइट ऑफ करना है. कैसे होगा? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या डेबिट करें कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हुआ है पार्टनर, फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, या डेबिट कर दें कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा. अगेन 5 सेकेंड्स टू यू. Okay, so the correct answer here is C.
सी का जो ऑप्शन है वो देखो डेबिट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर कोई पार्टनर जा रहा है और आपको उस समय गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है, राइट ऑफ करनी है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा सारे पार्टनर्स का। अगला देखो ये भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ए एस एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:4 आर डाइड ऑन 30th June 2019। तो एक पार्टनर की डेथ हो गई है 2019 जून में एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2018 एंड 19 वर 12,000 रुपये, 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हाउ मेनी शेयर्स इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1st April 2019 टू 30th June 2019 विल बी क्रेडिटेड टू आवर्स अकाउंट। तो जो पर्सन की डेथ हुई है उसको हम क्या शेयर देंगे या नहीं देंगे वो आपको बताना है। ओके, 4 ऑप्शन हैं, 750, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये या कुछ भी नहीं मिलेगा कि वो पार्टनर की डेथ हो गई तो हम उससे कुछ भी अमाउंट नहीं देंगे। सो कैलकुलेट इट एंड लेट मी नो। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, इफ़ नॉट तो मैं आपको इसका आंसर क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखो प्रॉफिट जो है दैट इज़ 12,000 रुपये, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है 7:5:4। इसका टोटल करो कितना हो गया, इट इज़ 16। ओके, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 हमारा टोटल हो गया। अब हमें निकालना है किसका शेयर, दैट इज़ फॉर आर। तो आर का शेयर कितना बनता है 4, तो 4/16 इंटू 12,000। ओके, अब इसी अमाउंट में आप क्या करना है, एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको अमाउंट देखना है 3 मंथ्स के लिए, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून। पूरा अप्रैल कवर हो रहा है, 1 अप्रैल से है, मई पूरा आ गया, जून भी आप देखो 30 जून तक दिया है, तो 3 मंथ्स का आपको और करना है। सो इंटू 3/12, सो द अमाउंट विच इज़ करेक्ट विल बी 750। तो करेक्ट आंसर इसमें 750 है। दोबारा से कैलकुलेशन बता रही हूँ, जो शेयर जिस पार्टनर का है आपको इससे कैलकुलेट करना है 4/टोटल इंटू द अमाउंट दैट इज़ 12,000 एंड इनटू द टाइम पीरियड विच इज़ 3 मंथ्स। तो 3/12 से भी आप उसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी, भानु एंड क्लारन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो आपको दिया हुआ है। टुगेदर दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 3 लाख रुपये। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द JLP इन द बैलेंस शीट इज़ 90,000। तो सरेंडर वैल्यू जो है वो पॉलिसी का 90,000 है। अब इसमें से कौन जाता है, क्लारन इज नो मोर, उसकी डेथ हो जाती है। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द JLP। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में तीनों ही पार्टनर्स का क्या क्या शेयर बनेगा वो आपको बताना है। ओके, सो क्वेश्चन माइट लुक डिफिकल्ट बट दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको करना कुछ नहीं है, 3 लाख रुपए हैं, रेशियो देख लो। तो रेशियो है 3:2:1, तो 3, 4, 5, 6 आपका टोटल हो गया। 3/6 इंटू 3 लाख, 2/6 इंटू 3 लाख एंड 1/6 इंटू 3 लाख। आपको ऐसे करना है और इससे आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी विच इज़ 1,50,000, 1 लाख एंड ₹50,000। तो यहाँ पे आपको सरेंडर वैल्यू को यूसेज ना करते हुए जो एक्चुअल अमाउंट है पॉलिसी का उससे ही आपको कैलकुलेशन करना है एंड द रेशियो इज़ ऑलरेडी given. Okay, now we are coming on to question number 11. Interest received by a finance company is classified under which kind of activity while preparing cash flow statement? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है और फिनेंसिंग है। अब आप देखो इसने ऑप्शन आपको दिया कि भाई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एक फाइनेंस कंपनी से। यूजुअली ये क्वेश्चन आई गेस बहुत सारे लोगों से वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको इसका आंसर क्लियर होगा। स्टिल आई एम गिविंग यू 5 to 6 seconds to analyze the reason. येस, सो द करेक्ट आंसर इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भले ही ये आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एक फाइनेंस कंपनी को, तो आप ये सोचें कि ये जो है फिनेंसिंग एक्टिविटी होगी, फाइनेंस से रिलेटेड है। सो इट इज़ नॉट सो, ये ऑपरेटिंग है बिकॉज ये फाइनेंस कंपनी का एक्चुअल वर्क है, उसके ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है। देयरफॉर दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. which calculates cash flow from operating activities that is added to the net profit. तो ये आपने वर्किंग कैपिटल का जो चेंज होता है उसको आपने ट्रीट किया होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो पूछा जा रहा है इसमें से नेट प्रॉफिट में क्या चीज़ को हम वापस ऐड करेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक,
डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन डेटर या डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। इन चारों में से किसको आपको वापस से ऐड करना है, ये आपको इन्फॉर्म करना है। तो आप देखो, मैं आपको दोबारा से इसका हिंट दे दूं कि जो आपके करंट असेट्स होते हैं, करंट असेट में अगर डिक्रीज होगा तो वो ऐड होता है, करंट असेट में अगर इंक्रीज होता है तो वो माइनस होता है, और इसी का उल्टा ट्रीटमेंट होता है लायबिलिटीज़ के लिए। तो जो लायबिलिटीज़ होती हैं, करंट लायबिलिटीज़, अगर उनमें इंक्रीज़ होगा तो वो इंक्रीज़ होता है नेट प्रॉफिट पे, और अगर उनमें डिक्रीज़ होगा तो वो डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे, पिछले साल से इस साल में। ओके, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज़ बी, डिक्रीज़ इन स्टॉक। तो डिक्रीज़ इन स्टॉक को हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। Okay, I hope this is clear to you. We are moving on to the next question, question number 13. Sources of finance of the redemption of debentures are. अब आपसे अगेन 4 ऑप्शन दिए हैं, redemption out of profits, redemption out of capital, the proceeds from fresh issue of shares या debentures, या all of the above. ओके, तो यूजुअली मैं आपको बता दूं, जब भी all of the above होता है, the answer is all of the above, but still I want you people to answer it. Take 5 to 6 seconds. ओके, सो द करेक्ट आंसर मेक श्योर यू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पूछा है, एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 13 आई वांट यू पीपल टू आंसर। Okay, coming to question number 14. In case of the issue of debenture as collateral security for a loan from the bank, which account will be debited? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। पूछ रहे हैं कि अगर इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, कोलैटरल के तौर पे आप बैंक को लोन देने वाले हैं, तो इसमें कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा? बैंक अकाउंट है, बैंक का लोन अकाउंट है, डिबेंचर का अकाउंट है, या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है? तो इसको अगेन आई एम गिविंग यू 5 seconds. अगेन द क्वेश्चन, इन केस ऑफ द issue of debentures as collateral for a loan from the bank, which account will be debited? Yes, so the correct answer is D, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को ही क्यों किया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। जो कोलैटरल है वो क्या है? कोलैटरल होता है एक तरह से सेकेंडरी, कि अगर ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ तो आप उस जो भी आपका क्रेडिटर है उसे आप क्या पे करोगे। सो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है? इट रेफर्स टू द सपोर्टिंग और सेकेंडरी सिक्योरिटी फॉर अ लोन। इन केस द बोरोअर फेल्स टू पे द ओरिजिनल लोन, तो क्या होगा ड्यू डेट पे? तो लेंडर क्या करेगा कि वो जो भी आपने कोलैटरल दिया है उसे बेच के या उससे वो पैसा जो अमाउंट है लोन का उसे रियलाइज कर लेगा। यूजुअली द बोरोअर प्लेसेस अ पर्टिकुलर असेट or a group of assets as collateral security. When he fails to pay the loan, the assets are sold and the loan is paid from the sale proceed. अब ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी एंट्री होती कैसी है वो आप देख लो। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर, तो ये जितना भी परसेंट का डिबेंचर होगा उससे एंट्री कर दोगे आप, मतलब उसका जो अमाउंट है वो रहेगा, बट 6% डिबेंचर, ये जितना परसेंट ऑफ डिबेंचर दैट यू हैव टू मेंशन ऑन द क्रेडिट। ओके, सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, और टू वॉट एवर द परसेंटेज ऑफ डिबेंचर है वो करेंगे विद द अमाउंट, जितना आपका अमाउंट ऑफ लोन है उससे आप इसकी एंट्री करोगे। सो प्लीज़ रिमेंबर, नॉट डिबेंचर अकाउंट बट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। कैसे पता करते हैं लिक्विडिटी का? तो ये अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, third is current ratio and average collection period, and current ratio and debtors turnover ratio. So 5 seconds for the correct answer. Yes, so the correct answer here is current ratio and liquid ratio. ठीक है, तो ये बेसिक मेजर्स होते हैं, हमें लिक्विडिटी चेक करनी है कि कितनी जल्दी हमारे जो करंट असेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ यूजफुल? किससे पता चलता है अगर हमें लिक्विडिटी चेक करनी है? एसेट टेस्ट रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, या कैपिटल टर्नओवर रेशियो है? इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत बार आप नेट प्रॉफिट रेशियो से बोल देते हो, और ये भी वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, MCQ में भी यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं, कहीं और आप एंट्रेंस के जब एग्जाम्स होते थे पहले तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। यू हैव टू आंसर मी द करेक्ट आंसर विद रीज़न। Yes, so the correct answer here is B, that is asset test ratio. अब asset test ratio होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? एक मेथड है कैलकुलेट करने के लिए कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है विद रिस्पेक्ट टू करंट असेट
एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को नहीं ले रहे हैं, तभी ये जो करंट रेशियो है और एसेट टेस्ट रेशियो में डिफरेंस होता है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द इन्वेंट्री फ्रॉम द करंट एसेट एंड डिवाइडिंग बाय द करंट लायबिलिटी। तो जो फॉर्मूला है वही है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बट इसमें से हम इन्वेंट्री का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देते हैं। एक और खास चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, द क्विक रेशियो यूजेस ओनली द मोस्ट लिक्विड करंट एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 90 डेज और लेस। तो ये आपको अपना दिमाग चलाना है उस समय कि कौन से एसेट ऐसे आपको दिख रहे हैं जो कि 90 डेज़ के अंदर या 90 डेज से कम में वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। ओके, सो करंट रेशियो, आई होप यू ऑल नो कि ये करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इस पर भी हम बात करेंगे। व्हाट डज रिजर्व कैपिटल मीन? A part of the subscribed uncalled capital, okay, whether it is reserve profit or it is a part of the capital reserve or it is a part of capital redemption reserve. So again one more question I'm giving you, what is capital redemption reserve? So if you know the answer, do mention। क्या पता यही आंसर आपका एग्जाम में आ जाए और आपने यहाँ पे लिखा हो तो आपको याद रहे और आप सही MCQ को टिक कर दें। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट क्लिक ऑन जस्ट द सेव बटन, मतलब बिना सेव करे ही आप आगे बढ़ जाएं, सेव एंड नेक्स्ट को ही क्लिक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर कमिंग ऑन टू इज द डिफरेंस फर्स्ट विल टॉक अबाउट कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे सही आंसर है रिजर्व कैपिटल। क्यों? क्योंकि रिजर्व कैपिटल वो पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का, ठीक है। द कैपिटल इज कॉल्ड ओनली व्हेन द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विफाइंग। जब कंपनी बंद हो रही है या किसी खास पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वो रिजर्व कैपिटल है, एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। ये भी आपका MCQ बन सकता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। कैपिटल रिजर्व क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रिजर्व दैट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कंपनी के प्रॉफिट से बनाया जाता है, जबकि रिजर्व कैपिटल जो है वो आपके ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, दैट यू शुड रिमेंबर। Question number 18, balance of forfeited shares account after the reissue of forfeited shares is transferred to. So we have again 4 options: P&L account, capital reserve account, general reserve account, and none of the above. तो क्या हो रहा है? बैलेंस कह रहे हैं फोरफिटेड शेयर्स का आपने फोरफिट कर रहे हैं, रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, इसे आप किस पे ट्रांसफ़र करोगे? तो सही आंसर यहाँ पे आपको, आई होप यू नो दिस इज बी, दैट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आप इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो जो भी बैलेंस बचता है आपके फोरफिटेड शेयर अकाउंट का आफ्टर रीइशू ऑफ दोज शेयर्स। Okay, coming on to the next question, question number 19. Premium on the issue of shares is shown on which side of the balance sheet? जब issue of shares होता है, प्रीमियम पे आपने इशू किया है, तो वो जो अमाउंट है वो कहाँ शो होगा? दोनों पे, असेट है या लाइबिलिटी पे, या सिर्फ वो असेट है या वो लाइबिलिटी है, और इट इज़ नन ऑफ द अबव? अगेन ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई एम गिविंग यू अगेन टाइम, थोड़ा सा टाइम ले लो और साथ में ही आंसर करो अभी। सो आई विल टेल यू वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आई विल पुट अ हार्ट फॉर द राइट आंसर। So finally we have come to the last question, question number 20. Well done those who have reached here. Premium on redemption of debenture account is the nature of. Nature आपसे पूछा जा रहा है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या कोई भी नहीं है? आई होप यू नो दैट गोल्डन रूल है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का। पूछा जा रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये इन तीनों में से कौन सा अकाउंट होगा? सो बिफोर दैट आई वॉन्ट यू पीपल टू नो, अगर जो लोग भूल गए हैं या आपको क्लैरिटी नहीं है, इन तीनों ही अकाउंट्स का यूसेज क्या होता है। सो जो आपका रियल अकाउंट होता है उसमें होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गोअर गिवर, एंड नॉमिनल में आता है डेबिट the expenses and credit all incomes. So the correct answer here is the nominal account. तो इसका आप ध्यान रखिएगा. So thank you so much for watching. I hope this video has benefited to you. Please do like and comment in case you wish to. Thank you so much for watching the video. All the best. टेक केयर एंड अगला वीडियो अगेन आई विल बी पुटिंग अप श्योर फॉर बिजनेस स्टडीज़ का। मैं जो मॉक टेस्ट है उसको पूरा कवरेज दूंगी, उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आएंगे आपके लिए। सो टिल 15 अगस्त आपके लिए क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। आई होप दिस हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।